इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आरएस प्री का एग्ज़ाम 2 फरवरी को आयोजित होने जा रहा है। इस बीच आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह। राजस्थान कला संस्कृति के लिए ये एक ही क्लास आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि राजस्थान कला संस्कृति के कुछ क्वेश्चन जब मैं आपको राजस्थान इतिहास की सीरीज करवाई थी वहाँ आ चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन कल से जो मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ राजस्थान की जियोग्राफी, उसमें कुछ आ जाएंगे, और बचे क्वेश्चन जो कि कहीं पर भी नहीं आए वो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं उसके बारे में ही चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको राजस्थान कला संस्कृति के क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। आप बहुत कमेंट कर रहे हो कि पीडीएफ नहीं मिले, पीडीएफ नहीं मिले। पीडीएफ मैं वीडियो में बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो पर 1 के लाइक आने पर उसकी ही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और मैं आपको आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2024 में पॉलिटी के क्वेश्चन करवा चुका हूँ, राजस्थान हिस्ट्री के भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। आज राजस्थान की कला संस्कृति करा दूंगा, और कल से फिर मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूँ राजस्थान की जियोग्राफी, जो कि आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछी गई है। और ये डेली क्लास आपको इसी समय यानी कि मॉर्निंग में 11:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो पर 1 के लाइक आने पे ही आपको पीडीएफ मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, ये आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में आयोजित हुए एक्सप्लोरेशन एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 2024 में 19 जून 2024 को किया गया था। तो इसमें पूछे गए कला संस्कृति के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, थाली, खेरारी, गोरवारी किस प्रधान बोली की उपबोलियां हैं? आपके पास ऑप्शन है मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी या ढूंढाड़ी। तो मैं आपको बता दूं, थाली, खेरारी और गोरवारी ये बोली आपके मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं। किसकी है? मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं। और मारवाड़ी भाषा की बात करें तो मारवाड़ी का अगर पूछ ले एग्जाम में साहित्यिक रूप कौन सा है, तो आप सभी को पता होना चाहिए मारवाड़ी का साहित्यिक रूप है आपका डिंगल। कौन सा है? मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन बन जाए कि मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो मारवाड़ी की जो उत्पत्ति है वो गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पर उपबोलियाँ जो मारवाड़ी की बताई है वो थाली, खेरारी और गोरवारी बताई। हो सकता है आपको पेपर में कोई और भी उपबोलियाँ या बोली या उपबोली मारवाड़ी की पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए इसके अलावा और कौन कौन सी बोली या उपबोली है मारवाड़ी की। तो मैं आपको बता दूं, मेवाड़ी है, इसके अलावा आपकी वागड़ी है, शेखावटी है, शेखावटी के अलावा आपकी बीकानेरी है, बीकानेरी के अलावा आपकी ठटकी है, ठटकी के अलावा आपकी सिरोही है, सिरोही के अलावा आपके नागौरी हैं। तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि यही पूछ ले, इनमें से भी कोई पूछ ले, तो आपको पता होनी चाहिए मारवाड़ी की उपबोलियाँ या बोलियाँ कौन कौन सी है। तो यहाँ क्वेश्चन में थाली, खेरारी, गोरवाड़ी पूछा है, इसका राइट आंसर मारवाड़ी हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाद्य यंत्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। आपको यहाँ पर ए, बी, सी 3 कथन दे रखे हैं। सत्य कथन कौन सा है? ए दे रखा है, चौतारा को करताल, मंजीरा और चिमटे के साथ कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। बी दे रखा है, कामायाचा को मांगणियार बजाते हैं। सी दे रखा है, जंतर को मेवाड़ के राव तथा भाट लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाते हैं। अब वाद्य यंत्र के संबंध में आपका जो सही कथन है, पहला जो दे रखा है कि चौतारा को करताल, मंजीरा, चिमटे के साथ कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है, तो ये सही है कि भाई चौतारा को कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चौथारा वाद्य यंत्र को कौन सी जाति बजाया करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कामड़ जाति। ए आपका कथन सत्य है।
दूसरा है कामायाचा को मांगणियार बजाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन ऐसे अलग से पूछ ले कि कामायाचा को कौन सी जाति बजाते हैं, मांगणियार बजाते हैं। जो सी दे रखा है यहाँ पर कि जंतर को मेवाड़ के राव तथा भाट लोक देवता रामदेव जी की प्रशंसा में बजाते, ये आपका गलत है। क्योंकि आपको मालूम है जंतर की बात करें तो जंतर गुर्जर भोपों का प्रचलित वाद्य यंत्र है। किसका है? गुर्जर भोपों का प्रचलित वाद्य है जंतर। इसके अलावा देवनारायण जी की फड़ बांचते समय यह बजाया जाता है। यहाँ पर रामदेव जी की प्रशंसा लिखा हुआ, ये गलत है, क्योंकि जंतर है ये आपके देवनारायण जी की फड़, किसकी फड़? देवनारायण जी की फड़ बांचते समय बजाया जाता है, इसलिए सी तो आपका गलत हो गया। पहला और दूसरा सही है कि कामायाचा को मांगणियार बजाते, ये सही है, और चौतारा को कामड़ जाति द्वारा बजाया जाता है करताल मंजीरा और चिमटे के साथ, ये भी सही है। यानी कि ए और बी आपका सही है। जब ए और बी सही है यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कल आपको इसी समय राजस्थान की जियोग्राफी की वीडियो देखने को मिलेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चित्रकला की कौन सी शैली में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ चित्रित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है मेवाड़, बूंदी, किशनगढ़, जयपुर। तो मैं आपको बता दूं, इसमें श्रावक प्रतिक्रमक सूत्र चूर्णी ग्रंथ है, ये आपके मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया। कौन सी शैली में चित्रित किया गया है? मेवाड़ शैली में चित्रित किया गया। अब इसकी चिन्हित किसने किया? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ को किसने चिन्हित किया? तो मैं आपको बता दूं, 1260 में कमल चंद्र द्वारा। किसके द्वारा? कमल चंद्र द्वारा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ को चित्रित किया गया है। और किसके काल में? महाराणा तेज सिंह के काल में। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, यानी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी पूछ ले कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है वो किसके शासनकाल में रचा गया? तो महाराणा तेज सिंह के काल में। किसने रचा? कमल चंद्र ने। कब? 1260 में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची दे रखी है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो आप देख सकते हैं एक साइड गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी हैं, दूसरे साइड उनकी जन्मस्थली ऊंडू काश्मीर, कोल्लू, खड़नाल और ददरेवा दे रखा है। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो गोगा जी का आपका हो जाएगा ददरेवा, गोगा जी का हो जाएगा ददरेवा। इसके बाद दे रखा है तेजा जी में आपका हो जाएगा खड़नाल। पाबू जी की बात करें तो पाबू जी में आपका हो जाएगा कोल्लू। और रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी में आपका हो जाएगा ऊंडू काश्मीर। अब इन लोक देवताओं के माता पिता का नाम जरूर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है गोगा जी के पिता का नाम, तेजा जी के पिता का नाम, पाबू जी के पिता का नाम, रामदेव जी के पिताजी का नाम। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो DCBA इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो तो हो गया बी। अब मैं आपको इनके माता और पिता के नाम एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आते हैं गोगा जी के पिता का नाम है जेवर सिंह। क्या है? जेवर सिंह। और अगर गोगा जी की माता का नाम पूछा जाए तो माता का नाम है बाछल देवी। ये हो गया आपके गोगा जी, जेवर सिंह और बाछल देवी। फिर आपके आते हैं तेजा जी की बात करें तो तेजा जी के पिता का नाम है त से तेजा जी, त से तहाड़ देव इनके पिताजी का नाम है। और राम कंवरी इनकी माता का नाम है, माता का नाम है राम कंवरी। इसके बाद आपके आते हैं नेक्स्ट पाबू जी की बात करें तो पाबू जी के पिता का नाम क्या है? पाबू जी के पिता का नाम है धांधल जी है इनके पिता का नाम। और इनकी माता की बात करें तो माता का नाम है कमला। लास्ट आते रामदेव जी। जैसा कि आप सभी को मालूम है रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी। और रामदेव जी की माता का नाम पूछा जाए एग्जाम में तो मैणा दे। तो ये आपके लोक देवता के माता और पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, झमटिया और खटकद्य पात्रों का संबंध किस लोक नृत्य से है? स्वांग, गौरी, गैर, ख्याल।
तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा छमटिया और खटकदिया पात्रों का जो संबंध है वो गौरी लोक नृत्य से है। कौन से लोक नृत्य से है? गौरी लोक नृत्य। अब ये गौरी नृत्य है, ये भील जनजाति का है और किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? मेवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर में लोक नाट्य परंपरा का संगीत स्वरूप है कहरवा, तुराकलंगी, रतवाई, ठुमरी। तो अलवर में लोक नाट्य परंपरा का जो संगीत स्वरूप है वो है आपका रतवाई। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी, रतवाई। कल मैंने आपके हिस्ट्री की क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको यहाँ तुराकलंगी बताया था, जो कि गलत है। मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। अलवर में लोक नाट्य परंपरा का जो संगीत स्वरूप है वो है रतवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आभूषण समूह में से कौन सा सही सुमिलित है? यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको ऑप्शन में दे रखा है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए अंगूठिया। कौन सा सही सुमिलित नहीं है वो आपको बताना है। अंगूठिया, कर्णफूल, पीपलपना, झेला, तिमड़िया, तुलसी, बजटी, हालरो, कंगन, नोगरी, गजरा, नेवरी, लंगर, पायल, नुपुर, झांझर। अब इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सभी आभूषण शरीर के एक ही अंग से पहने हुए नहीं है, तो वही होगा, सुमिलित नहीं होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं ए ऑप्शन में सबसे पहले दे रखा है अंगूठिया। अब आपको पता है अंगूठिया आभूषण है, ये शरीर के कान में पहना जाता है। कहां पर पहना जाता है? कान में। इसके बाद कर्णफूल, कर्णफूल नाम से स्पष्ट हो गया, ये तो कान में पहना जाता है। इसके बाद दे रखा पीपलपना, पीपलपना भी आपको मालूम है कहां पर पहना जाता है? कानों में पहना जाता है। इसके बाद आपका था झेला, झेला भी आपको मालूम है कहां पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। अब एग्जाम में हो सकता है आपको कोई एक ही आभूषण दे दे कि भाई पीपलपना कहाँ पहना जाता है या झेला कहाँ पहना जाता है, इसलिए आपको सभी मालूम होना चाहिए। तो अब ऑप्शन नंबर ए में आप देख सकते हैं सभी आभूषण कान के ही आभूषण है। इसका मतलब ये तो आपका सही सुमिलित है कि चारों के चारों शरीर के एक ही अंग के आभूषण है। उसके बाद आपको दे रखा है दूसरे ऑप्शन में सबसे पहले दे रखा है तिमड़िया। अब तिमड़िया आपको मालूम है शरीर में गले पर पहना जाता है। इसके बाद आपको दे रखा है तुलसी, तुलसी भी गले में पहना जाता है। इसके बाद आपको दे रखा है बजटी, बजटी भी गले में पहना जाता है। उसके बाद आपको दे रखा है हालरो, हालरो भी गले में पहना जाता है। तो यहाँ पर भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं चार आभूषण दे रखे, चारों के चारों शरीर के एक ही अंग में पहने जाते हैं, यानी कि गले गले गले। पहले वाले ऑप्शन में सभी कान के थे, दूसरे वाले में सभी गले के थे। इसका मतलब ए भी सही है और बी भी सही है आभूषण के समूह में। सी आता है सबसे पहले कंगन। अब कंगन में आप देख सकते हैं कंगन कहाँ पहना जाता है? कंगन आपके कलाई में पहना जाता है, तो आपने लिख लिया कलाई। फिर दे रखा है नोगरी, नोगरी भी कलाई में पहनी जाती है, तो आपने लिख ली कलाई। फिर दे रखा है गजरा, गजरा भी आपके कलाई में पहना जाता है, तो आपने लिख लिया कलाई। फिर दे रखा है नेवरी, नेवरी आपका कलाई का आभूषण नहीं है, नेवरी आपके पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। तो अब यहाँ आप देख सकते हैं चार जो दे रखे हैं ऑप्शन नंबर सी में, चार में से तीन कलाई में पहने जाते हैं, एक पैर में पहना जाता है। तो ये युग्म है असुमिलित हो गया है, क्योंकि यहाँ चार के चारों आभूषण शरीर के एक ही अंग पर नहीं पहने जा रहे हैं। शुरुआत के तीन तो एक ही अंग के कलाई के, लेकिन जो चौथा है वो पैर का हो गया, तो ये सुमिलित नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट और भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट में दे रखा है सबसे पहले लंगर आभूषण। लंगर आभूषण आपको मालूम है पैरों में पहना जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं पायल, पायल भी आपके पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। उसके बाद दे रखा है नुपुर, नुपुर भी आपके पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। उसके बाद आपका आता है झांझर, झांझर भी आपके पैरों में पहने जाने वाला आभूषण है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी के भी सभी आभूषण आपके पैरों के हैं, ऑप्शन नंबर ए के सभी आभूषण कान के हैं, ऑप्शन नंबर बी के सभी आभूषण गले के हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में शुरुआत के तीन कलाई के हैं और चौथा आपका पैर का हो गया। तो इसका मतलब आपका सी है वो सुमिलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना था कि शरीर का आपको आभूषणों का समूह दे रखा है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसमें राइट आंसर हो गया सी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर ये क्लास देखने को मिलेगी। और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननियाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज क्या कहलाता है? जामना, मायरा, पहरावणी, जुहारी।
तो प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननियाल पक्ष द्वारा वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं, इसे जामना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जामना कहा जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर और ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ मायरा, पहरावणी और जुहारी, ये क्या चीज़ है तो मैं आपको बता देता हूँ। मायरा किसे कहते हैं? बहन के बच्चों की शादी में, बहन के बच्चों की शादी में ननियाल पक्ष की ओर से भरा जाने वाला उपहार। किसके पक्ष की ओर से? ननियाल पक्ष की ओर से भरा जाने वाले उपहार को हम कहते हैं मायरा। पहरावणी, पहरावणी बारात विदाई के समय वधु पक्ष द्वारा वर वधु और बारातियों को उपहार दिया जाता है, यानी कि जब शादी होती है उसके बाद बारात विदाई की जाती है, तो उस समय बारात विदाई के समय वधु पक्ष द्वारा वर वधु और बारातियों को जो उपहार दिया जाता है उसे कहा जाता है पहरावणी। जुहारी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये जुहारी तो आपका जुआ खेलने वाला ही हुआ है, तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया जामना, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननियाल पक्ष द्वारा वस्त्र और आभूषण दिए जाते हैं, उसे कहते हैं जामना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेला सही सुमिलित नहीं है? केला देवी मेला करौली, कपिल मुन्नी मेला कोटा, भरतहरि मेला अलवर, शीतला माता मेला चाकसू, इनमें से कौन सा मेला सुमिलित नहीं है? तो आप सभी को मालूम है केला देवी मेला करौली में आयोजित होता है, ये सही है। कपिल मुन्नी मेला यहाँ कोटा लिखा हुआ है, जो कि गलत है, क्योंकि कपिल मुन्नी का मेला कोलायत बीकानेर में, कहाँ पर लगता है? कोलायत बीकानेर में लगता है। और कपिल मुन्नी मेले को कोलायत मेला भी कहा जाता है, ध्यान रखें, एग्जाम में पूछ ले कोलायत मेला किसे कहते हैं? कपिल मुन्नी मेले को। भरतहरि मेला अलवर सही है, शीतला माता मेला चाकसू सही है। अब ये मेला कब लगता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कपिल मुन्नी का मेला आपने देखा होगा, कल मैंने जब हिस्ट्री की क्लास ली उसमें भी आपको एक सुमिलित वाला क्वेश्चन था, जिसमें आपको बताना था असुमिलित कौन सा, और उसमें कपिल मुन्नी के सामने लिखा था कार्तिक अमावस्या, और वो भी आपका असुमिलित था। तो मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चन जो आपके हिस्ट्री के अंदर आ गए वो मैं नहीं ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके अलग है, जो ना तो हिस्ट्री के क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं और जो ना ही राजस्थान जियोग्राफी के क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं कला संस्कृति के, वो क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो में डाल दिए हैं। और इस तरह से आपके कला संस्कृति के भी कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो जियोग्राफी के साथ ऐड हो जाएंगे। और डेली आपको क्लास इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। तो आप देख सकते हैं कपिल मुनि का जो मेला है वो आपके बीकानेर में कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा में। कार्तिक पूर्णिमा में आपका कपिल मेला लगता है। इसके अलावा केला देवी मेला की बात करें तो केला देवी मेला है यह आपके चैत्र माह में लगता है। कब लगता है? चैत्र माह में लगता है, मार्च अप्रैल में। इसके बाद आता है भरतहरि का मेला जो कि अलवर में लगता है, लेकिन कौन सी तिथि में लगता है? भरतहरि का मेला आपके भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी में लगता है आपका भरतहरि का मेला। और इसके बाद आपका आता है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में लगता है। ये आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी में लगता है। इसे शीतलाष्टमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतलाष्टमी या बासोड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ठंडा भोजन किया जाता है। एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है और उस दिन जब ये तैयार होता है उस दिन वो एक दिन पहले बनाया वाला भोजन ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया बी, कि जो कि सुमिलित नहीं है, कपिल मुनि मेला या कोटा दे रखा है, जबकि कपिल मुनि मेला आपका कोलायत बीकानेर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाराधारगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? चौमू, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, टोंक। तो थाराधारगढ़ दुर्ग की बात करें तो एक बात बता दूं, इस दुर्ग को रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। थाराधारगढ़ दुर्ग को अन्य नाम है रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ भी कहते हैं। और इसका निर्माण किसने किया है? थाराधारगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया है? इस दुर्ग का निर्माण करण सिंह द्वारा किया गया है। और ये चौमू जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चौमू में स्थित है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से श्री देश हितैषणी सभा के संस्थापक कौन थे? ये एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। महाराणा शंभू सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा सज्जन सिंह, सर वॉल्टर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा सज्जन सिंह
श्री देश हितैषणी सभा के संस्थापक थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे और चमड़े से बना वाद्य है जो मंदिरों में प्रार्थना के समय तथा त्योहारों और धार्मिक उत्सवों के साथ बजाया जाता है, उत्सव के समय बजाया जाता है, वो कौन सा है? सारंगी, तबला, सितार या नौबत? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नौबत। नौबत है, यह आपके लोहे और चमड़े से बना वाद्य है, मंदिरों में प्रार्थना के समय, त्योहारों और धार्मिक उत्सव के समय ये बजाया जाता है नौबत। अब मैं आपको यहाँ जो ऑप्शन दे रखे तबला, सारंगी, सितार और नौबत, ये कौन से वाद्य यंत्र है उसके बारे में भी बता देता हूँ। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ आपका दे रखा ऑप्शन में सारंगी। सारंगी आपका तत्वाद्य यंत्र है, तत्वाद्य यंत्र है आपका सारंगी, क्योंकि एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि तत्वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको ऑप्शन में दे दे सारंगी या फिर सारंगी कौन से प्रकार का वाद्य यंत्र है, आपको पता होना चाहिए। तत्वाद्य यंत्र यानी जिनमें तार लगे होते हैं, जिन वाद्य यंत्र में तार लगे होते हैं उन्हें कहते हैं तत्वाद्य यंत्र। तो सारंगी आपका हो गया तत्वाद्य यंत्र। इसके बाद आपको दे रखा है तबला। तबला आपका हो गया है ताल या अवनद वाद्य यंत्र, इसे अवनद भी कहते हैं, यानी कि चमड़े से जो बने होते हैं। उसके बाद आपका दे रखा है सितार। सितार भी आपका तत्वाद्य यंत्र है, सितार भी आपका तत्वाद्य यंत्र है, यानी कि तार लगे हुए होते हैं इनमें। और उसके बाद आपका दे रखा है नौबत। नौबत भी आपका ताल यानी अवनुद वाद्य यंत्र है, यानी कि चमड़े से बने हुए वाद्य यंत्र है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो गया डी, नौबत है, जो लोहे और चमड़े से बने वाद्य हैं जो मंदिरों में प्रार्थना के समय और त्योहारों और धार्मिक उत्सव के समय बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहने जाता है? पैरों में, हाथ में, नाक में, गले में? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बेसर और भंवरकड़ी नामक आभूषण है, ये आपके नाक में पहना जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाक में पहने जाने वाला एक बहुत ही फेमस आभूषण है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो है आपका चौंप। चौंप आभूषण आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, जो कि नाक में पहना जाता है। और भी बात कर लेता हूँ हाथ, पैर, नाक की, जो कि आपके आभूषण इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ आपका पैर दे रखा है, तो पैर में इंपॉर्टेंट आभूषण में आपको मालूम है बहुत बार पूछा जाता है, आंवला आभूषण कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है। झांझर आभूषण पैरों में पहना जाता है। कड़ला आभूषण आपके पैरों में पहना जाता है, जो कि मोस्ट बहुत बार पूछा जाता है। नेवरी आभूषण आपके पैरों में पहना जाता है। नुपुर भी आपके पैरों में पहना जाता है। टोडरो भी आपके पैरों में पहना जाता है। नेवरी आभूषण भी आपके पैरों में, नेवरी हो गया, नेवरी को नेवटी भी कहा जाता है। तेगड़ आभूषण भी आपके पैरों में पहना जाता है। कड़ला आभूषण भी आपके पैरों में पहना जाता है। ये तो थे पैरों के आभूषण। अब मैं आपसे बात करूंगा वे आभूषण जो कि आपके नाक में पहने जाते हैं। नाक वाले, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया चौंप। चौंप के अलावा चुन्नी आभूषण भी नाक में पहने जाता है। लूंग भी नाक में पहना जाता है। बुलाक और बुल्ली, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये भी नाक के आभूषण है। एक बुलाक है और एक आपका बुल्ली है। फिणी भी आपके नाक में पहनी जाती है। अब बात करूंगा गले में। गले के लिए कौन से आभूषण है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है? जैसे कंठी, गलपटिया तो नाम से स्पष्ट हो गया कि गले में पहना जाता है। निम्बोरी आपके गले का आभूषण है। निम्बोरी भी गले का आभूषण है। इसके अलावा टेओटा भी, टेओटा और भी आभूषण बहुत हैं। बजटी, ठूसी, हमेल, महेल आदि, ये सभी आभूषण आपके गले के आभूषण हैं। अब मैं बात करूंगा आपके हाथों में पहने जाने वाले आभूषण कौन से हैं। तो हाथ के आभूषण, जैसे कि आप सभी को मालूम है, हाथों में पहने जाने वाले कड़ा है, नरमुख है, मूरत है, ये सभी आपके हाथों में पहना जाता है। चाट है, छाप भी आपके हाथों में पहनी जाती है। चाट भी हाथों में पहना जाता है। तो ये सभी आपके आभूषण हैं जो कि एग्जाम में कोई भी आभूषण पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शहर में गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत, कौन सा शहर आपका गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर,
दिल्ली वाराणसी जयपुर या दिल्ली आगरा जयपुर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली आगरा और जयपुर आपके गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत आता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कला संस्कृति का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन बीच में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार निहाल चंद किससे संबंधित हैं? ढूंढाड़ स्कूल से, किशनगढ़ स्कूल से, मेवाड़ स्कूल से या हाड़ौती स्कूल से। तो चित्रकार निहाल चंद की बात करें तो ये आपके किशनगढ़ स्कूल से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब निहाल चंद किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सी तस्वीर बनाई आप सभी को मालूम है, बनी ठनी। कौन सी बनाई है? बनी ठनी के लिए प्रसिद्ध है। और बनी ठनी को क्या कहा जाता है? राजस्थान की मोनालिसा। राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है बनी ठनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वो किस बोली में लिपिबद्ध है? ढूंढाड़ी बोली में लिपिबद्ध है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? अंजनी देवी, जानकी देवी बजाज, रतन शास्त्री या गायत्री देवी। तो 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार घुड़ला मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है श्रावण कृष्ण अष्टमी से श्रावण शुक्ल तृतीया तक, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी से भाद्रपद शुक्ल तृतीया तक, कार्तिक कृष्ण अष्टमी से कार्तिक शुक्ल तृतीया तक या चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। तो घुड़ला त्यौहार आपने सुना होगा, मारवाड़ में फेमस है। ये कब मनाया जाता है? घुड़ला त्यौहार आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। कब तक मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। घुड़ला त्यौहार किसकी याद में मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अगर पूछ ले एग्जाम में क्वेश्चन कि घुड़ला त्यौहार किसकी याद में मनाया जाता है, तो राव सातल सेन की याद में घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ये क्लास आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवनी कथाओं में गो रक्षा के प्रकरण हैं। आपके पास ऑप्शन है गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देव जी। सही कूट का चयन कीजिए। अब गो रक्षा के प्रकरण की बात करें तो इसमें गोगा जी का नाम भी आता है, तेजा जी का नाम भी आता है, पाबू जी का नाम भी आता है और देव जी का नाम भी आता है। यानी कि इसमें तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। जब सभी सही है तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लोक देवता के नाम आ चुके, तो अगर मैं आपसे पूछूं इन जो ये आपके चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से पंचपीर किन्हें कहा जाता है, तो आप किन किन देवता को पंचपीर कहेंगे? क्या गोगा जी को पंचपीर कहेंगे? यस, जरूर कहेंगे। क्या हम तेजा जी को पंचपीर कहेंगे? तेजा जी को नहीं कहेंगे। पाबू जी को पंचपीर कहेंगे? पंचपीर पाबू जी को भी कहेंगे। और देव जी को पंचपीर नहीं कहेंगे। पंचपीर में 5 लोक देवता आते हैं। गोगा जी, पाबू जी तो हो चुके हैं, पीछे 3 कौन से हैं? तो एक आपके हैं मैया जी, एक है आपके हड़बू जी और एक आपके हैं रामदेव जी। इन्हें पंचपीर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि पंचपीर में लोक देवता कौन कौन शामिल हैं, तो आपके हो जाएंगे पाबू जी, गोगा जी, मैया जी, हड़बू जी और रामदेव जी। या इसे अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप इनके इंग्लिश के फर्स्ट लेटर से याद रख लो, GRPHM से। जी यानी आपके हो गए गोगा जी, R यानी रामदेव जी, P यानी पाबू जी, H यानी हड़बू जी, M यानी मैया जी। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं GRPHM से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान को सुनील टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पर मिला था? यह आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि आपके एकीकरण से क्वेश्चन आ गया है। इसमें सत्यनारायण राव समिति, राज्य पुनर्गठन आयोग, शंकर राव समिति, भारतीय संविधान। तो सुनील टप्पा की बात करें तो ये आपके राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर मिला था, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संत माऊजी के चोपड़ों की भाषा है मारवाड़ी, खेराड़ी, बागड़ी, मेवाड़ी। तो संत माऊजी के जो चोपड़ों की भाषा है वो है आपकी बागड़ी भाषा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संत माऊजी को किस भगवान का लीला अवतार माना जाता है? तो मैं आपको बता दूं, संत माऊजी को श्री कृष्ण जी का लीला अवतार माना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कहा था कि एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है, कौन सा अवनद वाद्य। तो वाद्य यंत्र बारे में भी आपको बता देता हूँ, यह नाम आ ही चुका है। तो सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। आपके पास ऑप्शन है सतारा, नड़, मशंक, भपंग। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सतारा आपका सुशिर वाद्य यंत्र है, नड़ भी सुशिर वाद्य यंत्र है, मशक भी सुशिर वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्र है। लेकिन भपंग आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि भपंग आपका तत् वाद्य यंत्र है। तत् यानी तार जिसमें लगे होते हैं, जिस वाद्य यंत्र में तार लगे होते हैं उन्हें तत् कहते हैं। तो इसका राइट आंसर तो हो गया डी। अब वाद्य यंत्र किस टाइप के होते हैं, उनकी कैसे पहचान की जाती है? तो जो वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र का अर्थ क्या हुआ? फूंक से बजने वाले, यानी कि नड़ हुआ, सतारा हुआ, मशक हुआ, अलगोजा हुआ, ये सब फूंक से बजते हैं, इसलिए उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और जो चमड़े से बने होते हैं, जिनमें चमड़े बने होते हैं, वे कहलाते हैं अवनद वाद्य यंत्र, या फिर उनका दूसरा नाम होता है ताल वाद्य यंत्र। जैसे कि तबला हुआ है आपका, या फिर नौबत हुआ है, ये आपके क्या है? अवनद वाद्य यंत्र हैं, जो इसमें आपके क्या लगे हुए हैं? चमड़े लगे हुए हैं। तीसरा आपका तत् लगा, तार लगे हुए। और एक होता है घन, जो धातु से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं घन वाद्य यंत्र। क्या कहते हैं? घन वाद्य यंत्र, जो कि आपके धातु से बने होते हैं। तो ये वाद्य यंत्र होते हैं सुशिर, अवनद, तत्, घन। और इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा कि भपंग है वो आपका सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, क्योंकि भपंग आपका तत् वाद्य यंत्र है, क्योंकि इसमें तार लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवी देवता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वो आपको सत्य कथन की पहचान करके करेक्ट आंसर बताना है। ए दे रखा है लोक देवी देवताओं के बारे में कि विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुंच सकते हैं, वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ हैं, लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? और मैं जो भी आपको क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ, मैं आपके आरपीएससी की जो आंसर की है उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर बता रहा हूँ। तो विश्वास के आधार पर भक्त इनके पास पहुँच सकते हैं, ये सही है। वे भक्तों के दैनिक जीवन की अत्यंत सामान्य समस्याओं में हस्तक्षेप करने में समर्थ है, ये भी सही है। लोक देवी देवता व्यक्तिगत मुक्ति की शिक्षा नहीं देते, ये गलत है। यानी कि ए और बी सही है, ए और बी सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन चित्रशैलियों को चिन्हित कीजिए जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज का विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ जोधपुर चित्रशैली ही है। कौन सी? जोधपुर चित्रशैली है जहां मतीराम की साहित्यिक रचना रसराज की विषय वस्तु के रूप में उपयोग हुआ है। जयपुर, अलवर और बीकानेर नहीं है। इसका मतलब केवल फर्स्ट सही है, तो आपका राइट आंसर हो गया ए। तो ये थे आपके आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए कला संस्कृति के क्वेश्चन। आज मैंने आपको करवा चुका हूं आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए कला संस्कृति के क्वेश्चन। इस तरह से मैंने आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए पॉलिटी के क्वेश्चन भी करवा दिए हैं, राजस्थान हिस्ट्री के भी क्वेश्चन करवा दिए हैं, कला संस्कृति के भी क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आपके बच गए हैं जियोग्राफी के क्वेश्चन, जो कि कल से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पर 1 के लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी क्लास आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे।